स्क्रीन प्ले लिखा जा सकता है। हर गांव में, हिंदुस्तान के हर कोने में एक कहानी, कई कहानियां छुपी हुई। हर दादा दादी ने आप लोगों को उनको कहानियां सुनाई होगी बचपन में। कहानियों को याद कीजिए, उस कहानी में कहानियां हैं, और ऐसी ऐसी कहानी छुपी बैठी है कि किसी ने न सोचा होगा, न देखी होगी, न सुनी होगी। उसको ढूंढना आप बताओ, वो कहाँ से ढूंढेंगे? अपने घर में से मिलेगी, अपने रिश्तेदारों में से, अपने दोस्तों से, अपने यारों से। सिर्फ कान खड़े होने चाहिए, एक कंसंट्रेशन होना चाहिए कि मुझे एक अच्छी कहानी ढूंढनी है, और मिल जाती है। मैं जब ग्रेजुएट हुआ तो साइंस ग्रेजुएट, ऑर्डिनरी, ना हिंदी ठीक से बोलने आती थी, क्योंकि बॉम्बे वाले लोगों को हिंदी बोलना आता ही नहीं। उसके अंदर गुजराती मिक्स हो जाती है, थोड़ी मराठी मिल जाती है, अपुन तपुन, गया था आया था, ऐसा हो जाता। इंग्लिश ठीक से बोल नहीं पाता था, क्योंकि गुजराती मीडियम में पढ़ा था। लेकिन सिनेमा की समझ थी मुझे। मैं एक सिनेमेटिक घर में पैदा हुआ था। मेरे पिताजी डायरेक्टर थे, मेरे अंकल डायरेक्टर थे, तो सिनेमा देख देख के बड़ा हुआ था। सिनेमा देख देख के बड़ा हुआ था, तो एक तरीके से अच्छा सिनेमा बुरे सिनेमा की समझ आ गई थी। स्कूल में मैं बोल देता था ये पिक्चर अच्छी नहीं, ये पिक्चर बुरी है, और ये पिक्चर अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि जो पिक्चर मुझे अच्छी लगती थी, मैं उसकी कहानियां दोस्तों को सुना। आप लोग भी ये कर सकते, पिक्चर अच्छी लगे तो वो कहानी दोस्तों को सुना। आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि कौन सी कहानी अच्छी होती है और कौन सी कहानी अच्छी नहीं होती। जो कहानी ज्यादा लोगों को पसंद आने लगे, इट्स अ गुड स्टोरी। और जो कहानी सुनाते सुनाते लोग फोन पे बात करने लगे या ऐसा उठ के चले जाने लगे, तो इट्स अ बैड स्टोरी, है ना? और आपने गुड स्टोरीज बहुत ज्यादा लिखी हैं, बैड स्टोरीज बहुत कम। जी हाँ, थोड़ी सी समझ है मुझे गुड और बैड के बीच में क्या चुनना। ये एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग सा पड़ाव है जहाँ पे हम बाजीगर की तरफ मुड़ेंगे, क्योंकि हम गुड और बैड की चर्चा कर रहे हैं, अच्छी कहानी, बुरी कहानी। और बाजीगर एक ऐसे इंसान की कहानी है जो जिसे आप ना अच्छा कह सकते हैं ना बुरा कह सकते हैं। तो एक मॉरलिस्टिक जब हम नज़रिए से देखते हैं तो अच्छा इंसान, बुरा इंसान, इसके निकष अलग हैं। लेकिन जब हम कहानी के नज़रिए से देखते हैं तो कभी कभी बुरा इंसान या फिर वो अच्छे बुरे का एक इंटरेस्टिंग सा कॉम्बिनेशन है, जो कि किरदार के हिसाब से बड़ा अच्छा किरदार बन जाता है। मतलब अगर इंसान एकदम सा अच्छा ही इंसान हो तो शायद वो उतना अच्छा किरदार न बने। तो बाजीगर अपने समय की ऐसी फिल्म थी कि हीरो यूजुअली जो है गुड वर्सेस बैड के तरीके से हम चल रहे थे, कि जो हीरो है वो अच्छा इंसान है और विलन है वो बुरा इंसान है। और लेकिन बाजीगर ने थोड़ा उसका फांसा पलट के एक बुरा और बहुत बुरा इंसान, इस तरीके का एक अलग इक्वेशन लाया। तो ये बाजीगर का आइडिया कहाँ से आया आपको? कहाँ से इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई, जबकि ऐसी कहानियां कोई बोल नहीं रहा था आजू बाजू? हाँ, नहीं, ऐसी कहानियाँ होती नहीं थी। और नॉर्मली हीरो तो हमारे सिनेमा में ऐसा होता था, जैसे सिगरेट नहीं पीता है, शराब नहीं पीता, माँ की आज्ञा पालता है, बाबू जी के पैर छूता है, भाई बहन से बहुत प्यार करता है। लेकिन वो बोरिंग हीरो ने मुझे नहीं लिखना था। तो मैं और शाहरुख खान को जब से मैं मिला था तो मुझे लगता था कि इस लड़के में कोई बात है।
तो स्पार्क है और ये थोड़ा सा टेढ़ा है मेरी तरह। तो एक ईरा साइकिल करके एक नॉवेलिस्ट है, उसकी एक नॉवेल है किस बिफोर डाइंग। तो मैंने वो नॉवेल पढ़ी और मुझे बाजीगर का प्लॉट मिला। अच्छा। तो फिर वो नॉवेल का जो प्लॉट लाइन उसमें और बाजीगर के प्लॉट लाइन में बहुत सिमिलरिटी। अच्छा। तो मैंने वो बेसिकली वो नॉवेल भी वहीं से शुरू होती है कि लड़का एक लड़की को कोर्ट मैरिज करने के लिए लेके जाता है, दिखता है तो लंच टाइम में कोर्ट बंद है, टेरेस पे लेके जाता है, ऊपर से भेज देता है। वहाँ से वो बुक शुरू होती। फर्स्ट चैप्टर पढ़ते ही मैं खड़ा हो जाते बोलते ये क्या कहानी शुरू की है इसने। तो फिर मैंने पूरी पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने बोला इसको तो कुछ बनना चाहिए। और 3-4 दिन में मुझे अब्बास मस्तान एक डायरेक्टर हैं, दो भाई हैं, उनका फ़ोन आया। वो भी मेरी तरह गुजराती हैं। रॉबिन भाई कोई उल्टा कहानी है क्या है? मैंने उल्टा कहानी है ना, समझा नहीं, एंड से शुरू होता है। मैंने नहीं कहता कुछ आड़ा टेढ़ा बताओ नहीं। तो मैंने जाके बताया कि हीरो है, पहले हिल में लड़की को ले जाता है टेरेस पे, उसको मर्डर करता है और फिर जाके अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड को मिलता है, वो लड़की उसकी बहन है। तो बोला आइला कमाल कहानी है। तो बनाओ इसको बनाओ। तो मैंने बनाने के लिए अभी प्रोड्यूसर दिखाओ तो बनाता हूँ। फिर इन शॉर्ट पैसे मिले और मैंने कहानी बना दी। साथ में जावेद सिद्दीकी साहब को लिया जो बहुत अच्छे डायलॉग राइटर हैं, तो उन्होंने डायलॉग लिखे। तो ये जो लाइन मेरी लिखी हुई नहीं है, वो जावेद सिद्दीकी साहब डायलॉग राइटर हैं, बहुत बड़े लिखे हैं कि कभी कभी ज़िंदगी में कुछ जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, तो हार के जीतने वालों को बाजी करके। तो उनकी लाइन थी। और जिस तरह शाहरुख ने बोली वो लाइन, तो वो कभी लोगों को पसंद है। जी। ये कहानी जैसे आपने कहा कि थोड़ी टेढ़ी इसलिए भी है कि वो हम उस सीक्वेंस से नहीं देखते हैं जैसे घटती जाती है ना। हम शुरुआत जो करते हैं वो हम पास्ट में शुरुआत करते हैं, जब शाहरुख खान एक छोटा बच्चा है, वो कैरेक्टर अजय शर्मा, एंड फिर वो हम उसको बड़ा, मतलब जो एक हमारा फिल्मी टेक्निक है कि वो रात को जब सोने जाता है बच्चा तो बड़ा हो जाता है, तो वो शाहरुख खान है और उसके सपने में हम देखते हैं उसकी सारी जो जिल्लतें उसे उठानी पड़ी है। और फिर वो शहर आ जाता है, लेकिन इसके बीच क्या हुआ ये नहीं मालूम। ये कहानी आपने बचा के रखी है, हाँ, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है कहानी का। और फिर जब अजय विकी मल्होत्रा बन के मदन चोपड़ा का विश्वास हासिल कर लेता है और उसे वो कुर्सी मिल जाती है मैनेजर की, उस वक्त हम फिर वापस जाते हैं अजय के पास्ट में, जहां पे हम देखते हैं कि हुआ क्या था, और फिर हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। तो एक थोड़ा सा ये फिल्म 3 बार इस तरह के फ्लैशबैक्स आते हैं। तीसरी बार जब बहुत ही एंड के करीब आता है, जब हम देखते हैं कि उसके पापा की मौत किस तरह से हुई थी। तो ये तो बहुत ही आपका चॉइस है एज अ स्क्रीन राइटर कि कहानी तो मुझे पता है किस सीक्वेंस से घट रही है, लेकिन अगर मैं इस तरीके से बताऊं तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा। तो ये कैसे आपने सोचा था, इसके पीछे क्या? ये उसकी माँ जो बीमार रहती है और पागल हो गई, ये छुपा के रखना बहुत जरूरी था। वो ही इमोशन था जिसके ऊपर ये पूरा कैरेक्टर खेल रहा था और जो भी हरकतें कर रहा था।
उसको अगर सीधी सीधी लाइन में मैंने देना होता, कह दिया होता, तो शायद ये पिक्चर में इतनी ग्रीप नहीं आती। रीजन बीइंग कि ऑडियंस पता है क्या करे, ऑडियंस हमेशा राइटर के 4 कदम आगे चलती है। तो उसको धोखा देने के लिए मैंने क्लेवरली उस चीज़ को टाइटल्स में और वो लड़के, छोटा लड़के से बड़ा लड़का करते हुए वही बीच में कहानी कहा। लेकिन जब कहानी उस मोड़ पे पहुंचती है जहाँ पे विक्रम वो कहता है कि भैया मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, मदन चोपड़ा, तू क्यों मेरे पीछे पड़ा, और ऑडियंस देख चुकी है कि उसकी एक बेटी को मार दिया, उसकी बेटी के साथ उसका रोमांस चल रहा है, तो जाके वो बताता है कि मैं कौन। तब जाके आपको पता चलता है कि इसके बाप के मरने की, शाहरुख के बाप के मरने की वजह ये मदन चोपड़ा है। उसकी वजह से उसकी माँ पागल हुई और उसकी माँ आज भी हॉस्पिटल में पागल अवस्था में पड़ी हुई है। तो जाके पूरी सिंपैथी सडनली शाहरुख की ओर, यानी हीरो की ओर शिफ्ट होती है। और एक टाइम जब, तो मैंने बता रहा था कि हमारे इंडियन संस्कार के हिसाब से माँ और बहन का इमोशन इतना स्ट्रांग होता है कि माँ के लिए आदमी 10 खून कर देना तो भी माफ़ कर सकता। तूने मेरी माँ को ऐसा किया, मैं 10 लोगों को मार दूंगा। तूने मेरी बहन के साथ रेप किया, मैं तेरे खानदान को खारिज कर दूंगा। और ये चलता आया है और ये लोग माफ़ करते आए हैं। ये ऐसे करने वाले बड़े बड़े हीरो कह रहे हैं। तो इस इमोशन को, जिसको बेसिक इमोशन कहते हैं, बेसिक इंडियन इमोशन इज मदर्स इमोशन, फादर्स इमोशन है, सिस्टर्स इमोशन। इस इमोशन के ऊपर अगर राइटर ने खेल कर दिया, यानी राइटर ने अपनी राइटिंग करके उस इमोशन को सही जगह पे एक्सपोज किया, तो फिर 10 गुना माफ। और हुआ भी यही कि लोगों को पिक्चर बेहद पसंद आई। और वो सारे पंडित फिल्म इंडस्ट्री के और सारे वो लोग जो गणित जानते हैं और इनको लगा था कि एक हीरो जो हीरोइन का मर्डर करता है और दूसरे 4 मर्डर और करता है, वो ऐसा हीरो कैसे चलेगा और वो पिक्चर कैसे चलेगी। पिक्चर मर्डर करने और नहीं करने से चलती है, नहीं चलती ऐसा नहीं है। पिक्चर इमोशन देखती है। इमोशन है, ये एक ड्रामा है। इमोशन एक बेसिक नेचर है हमारा। और जैसे गुस्सा, प्यार, हास्य, गम, करुणा, ये सारे इमोशंस हैं। उसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग इमोशन है, एक लव टुवर्ड्स मदर एंड द फैमिली। द मोमेंट आप उसको एक्सप्लॉइट करते हो तो कहानी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और उस कैरेक्टर के पीछे जो भी देखने वाला है, जो भी उसको फॉलो कर रहा है, वो उसकी हर हरकत को माफ़ करता है, क्योंकि उसके साथ एक कमाल का इमोशन भी होता है। बिल्कुल सर। और हम देखते भी शुरुआत से हैं कि जो छोटा अजय शर्मा ने छोटे में किस तरह अपनी माँ की सेवा की है और खुद भूखा है कि माँ को खाना खिलाया है, और बड़ा होने के बाद तो वो जो आप कह रहे हैं, तो शुरुआत में ही आपने वो रिश्ता माँ का और बेटे का काफी पक्का कर दिया हमारे दिमाग में। और वो सीन जानबूझ के डाला हुआ है कि आपने 99.99 फिल्मों में देखा होगा कि माँ भूखी रहती है और बेटे को खिलाती है जी। यहाँ पे मैंने उल्टा किया, मैंने इस इमोशन को खिलो, लेकिन थोड़ा सा उल्टा करके खिलो कि बेटा, क्योंकि माँ पागल सी होती जी, बेटा भूखा रहता है और माँ को झूठ बोलता है। माँ पूछती है तूने खाया? तो वो बातें ऐसे छू जाती है लोगों को। तो हम जब देखते हैं इसको, तो अगर वो कोई गलती भी कर रहा है तो हम ऑलरेडी सोच रहे हैं कि यार जो इतनी प्यार से अपनी माँ की
माँ का ख्याल रख रहा है, वो बुरा इंसान तो नहीं हो सकता, कुछ वजह तो होगी, कुछ वजह तो होगी। और हम कॉन्स्टेंटली ये सोचते रहते हैं कि क्या वजह है, क्यों कर रहा है। तो आप बहुत सारे सवाल उठाते हो ना, बहुत सारे सवाल उठाते हैं और ऑडियंस कोशिश करती है कि इसकी क्या वजह है, क्या वजह है, और उसको जवाब नहीं मिलता। जी जी। और जब जवाब मिलता है तब लगता है अल्लाह ये है। तो यहाँ पे एक राइटर की विक्ट्री है कि जिसने स्क्रीन प्ले सही की उसको, क्योंकि ऑडियंस हमेशा कोशिश करती है 4 कदम आगे चलने की। क्या चाहे पता है, अभी लड़की मिली ना, अभी उनको प्यार होगा यार, पता है आगे आगे जाके ऐसा होगा। जैसे आप ट्विस्ट मारो जो ऑडियंस ने नहीं सोचा है, तो वहाँ पे दे स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योर वर्क। व्हेन यू fool them, not fool, but you take them to another road at every nook and corner. So when you manage to surprise them, You manage to surprise them. इतनी सारी फिल्में आपने देखी है तो आपको पता है फिल्म किस तरह से जा रही है, लेकिन हाँ एक थोड़ा सा गूगली बॉल डाल रहे हैं आप। गूगली, हाँ, ये क्रिकेट में गूगली होता है। स्कोर क्या हुआ भाई जब एक और चीज है कि बाजीगर में ऑफ कोर्स ये जो सेंट्रल कहानी है वो तो बदले की है, अपने माँ को न्याय दिलाने की, अपने पिताजी की मौत का बदला लेने की, तो बहुत बहुत डार्क और हैवी सी कहानी है। लेकिन उसके साथ साथ जो एक आपने मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन इसमें है, जो कि वो जो मदन चोपड़ा के घर के जो नौकर हैं सारे, उनका एक बड़ा ही कॉमिक ट्रैक चलता रहता है। हम जो कहते हैं कि हिंदी सिनेमा एक थाली की तरह है ना, ऐसा नहीं है कि आपने एक पास्ता बना के खिला दिया, नहीं, 4 सब्जी भी होगी, दाल भी होगी, फरसान भी होगा, डेजर्ट भी होगा। तो एक ये ट्रैक कहाँ से आया? और वो बहुत ज़रूरी था वो, क्योंकि इतना इंटेंस ड्रामा चल रहा है और इतनी इंटेंस कहानी, उसमें अगर रिलीफ ना दो ऑडियंस को, तो ऑडियंस को सरदर्द हो जाती है। ऑडियंस को रिलीफ देना भी बहुत ज़रूरी है कि आपने टेंस 10 मिनट किया, फिर 2 मिनट रिलीफ भी दो, सांस तो लेने दो उनको, वरना पगला जाएंगे। तो ये पुराने ज़माने में जो प्ले होते थे, मैंने बॉम्बे में देखा हुआ है, मराठी प्ले और गुजराती प्ले में, कि प्ले चल रहा है और बहुत सीरियस प्ले चल रहा है, और एक्ट खत्म हुआ और पर्दा गिरा, पर्दे के बाहर 2 एक आदमी हस्बैंड वाइफ कॉमेडी आते थे और एक 4 मिनट की 5 मिनट की कॉमेडी स्किट करते, तब तक अंदर सब चेंज में हो जाए। लेकिन वो स्किट का मतलब ये था कि अंदर जो हो रहा है उसका जो टेंशन है वो भी कम करें, ऑडियंस इंटरेस्टेड रहे, उठ के चली ना जाए, और फिर पर्दा खोले तो फिर वही कहानी शुरू। तो ये जो थिएटर का नरेशन है वो इन अ वे सिनेमा में कई सालों से लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ है। हमारे हिंदी सिनेमा में तो जॉनी लीवर, जॉनी वॉकर, महमूद, इन सब की कॉमेडी चलती थी। तो या तो फुल थाली में थोड़ा सा अचार, थोड़ा सा पापड़, तो वेरिएशन, तो ये होना बहुत ज़रूरी था, वरना रिलीफ बोलते हैं हम उनको। अगर कहानी में रिलीफ नहीं होगी तो कहानी बहुत हेवी हो जाएगी, और हेवी कहानियाँ थ्रू आउट 2.5 घंटा लोग पसंद नहीं। अच्छा, हिंदी सिनेमा में अच्छा है कि गाने भी होते हैं, तो वो भी एक रिलीफ मिल जाती है। लेकिन कॉमेडी, और अच्छी कॉमेडी की जॉनी लीवर, तो उसका भी फायदा मिला। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉमेडी है, जॉनी लीवर का जो कैरेक्टर है वो एक उसका जो भुलक्कड़पन है, हाँ, उस वजह से वो कहानी में भी इस्तेमाल हो जाता है। वो कहानी में इस्तेमाल हो, और भुलक्कड़पन जानबूझ के डाला और कहानी में यूज किया, क्योंकि सिर्फ कॉमेडी डालने से मतलब नहीं बनता है, वो पैच लगता है, वो कभी भी पैच निकाल दो तो कहानी तो ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन अगर उसको परोई गई हो, उसका व्यूइंग किया हो, तो आप निकाल नहीं सकते उसको जी। तो देन इट लुक्स लाइक अ पार्ट ऑफ द मेन स्टोरी।
जी। तो कभी भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर आप किसी कहानी में ऐड करें तो इट शुड लुक लाइक अ पार्ट ऑफ द मेन स्टोरी समहाउ, एंड उसकी वीविंग होनी चाहिए, उसका कोई पर्पस होना चाहिए कि ये कैरेक्टर क्यों है इस कहानी में और क्या करता है। तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। हमारी कहानी में उसका रोल था क्योंकि वो भुलक्कड़ था तो उसने कंफ्यूजन क्रिएट करना था, वो एग्जैक्टली वो करता था तो वो उस कहानी को और इंटरेस्टिंग बनाता। जी। और एक चीज मुझे लगी कि ये कहानी सिर्फ एक मतलब किरदार जो हीरो है जो मर्डर करता है और उसके लिए हमको सिंपैथी है, लेकिन अंत में जाके ये बड़ी मॉरली बड़ा एक ये सवाल रहता है ना कि अब ये हीरो अगर अपने सारे उद्देश्य में कामयाब हो जाए तो कैसे चलेगा। पर एट द सेम टाइम ये भी हमें पता है कि ऑडियंस को एक्चुअली, जिसे हम अप एंडिंग कहते हैं, हैप्पी एंडिंग कहते हैं, ऑडियंस खुश होकर घर जाना चाहती है। तो आपको नहीं लगा कि वो जिस तरह से फिल्म एंड होती है वहां पे भी आपने बहुत बड़ी रिस्क ली थी? नहीं, बिल्कुल रिस्क तो थी, लेकिन एक बहुत कमाल की चीज की थी हम लोगों ने। दैट बहन जिसको पता है कि इसने मेरी बहन को मारा एंड ही फॉलन इन लव विद, बट इन द एंड इट्स hinted that the Kajol has understood his point of view. जी जी। तो उसकी लव स्टोरी कामयाब है। बाजीगर में हीरो मर जाता है लेकिन उसकी लव स्टोरी कामयाब, तो कहीं तो कामयाबी मिली उसको। जी। कामयाबी मिली एक कि उसने अपने बाप का बदला लिया जी। दूसरा वो जेन्युइनली उसको प्यार हो गया और जेन्युइनली काजोल को भी इससे प्यार हो गया। पर उसकी दुविधा थी काजोल की कि जितना एक्सपोज करते जाती है वही उतना पता चलता है कि यही मर्डरर है मेरी बहन का। जी। बट इवन देन शी अंडरस्टूड हिज पॉइंट ऑफ व्यू। दैट इज वो बहुत ही सटनली हम लोगों ने क्लाइमैक्स में दिखाया। जी। तो इन अ वे लोगों ने ये भी माफ कर दिया क्योंकि वो हीरो था। जी। तो लव स्टोरी कामयाब होने के लिए जरूरी नहीं है कि एंडिंग हैप्पी एवर आफ्टर हो। बिल्कुल नहीं। लव स्टोरी कामयाब होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि दोनों हाथ पकड़ के सनसेट में चले जाएं या दोनों की शादी हो जाए और हनीमून कमरे में जाए और बत्ती बुझा देना, ये ज़रूरी नहीं है। लव स्टोरी कामयाब होने के लिए ये उसका बोलना या उसका ये एक्सेप्ट करना भी जरूरी है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस आई अंडरस्टैंड व्हाई यू डिड दिस। एंड सो जब उसके पिताजी भी मर गए हैं, वो भी ही इज लाइंग देयर डेड, और शाहरुख इज आल्सो लाइंग डेड, शी चूजेस, वो उसके पास आके बैठती है। जब माँ ने उनका सर अपने गोद में ले लिया है तो उनकी जो होने वाली बीवी वो भी वहीं पे है और उनके साथ है, एंड दैट इज द डेफिनेशन कि हाँ एक कामयाबी वाली है। अब तो खैर गानों का थोड़ा सा एक अलग दौर चल रहा है फिल्मों में, लेकिन उस वक्त तो गाने होने ही होने थे फिल्मों में। तो जब आप लिखते हैं स्क्रीन प्ले तो क्या ये सोच के लिखते हैं कि कौन सा गाना कहाँ आएगा? बाजीगर में आपको पता था? बाजीगर में हाँ मुझे पता था। बाजीगर में पहले गाना तो बाजीगर वो गाना तो ठीक है। पहला तो शिल्पा शेट्टी के साथ है ना, जो किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने। हाँ वो क्योंकि उसको मार देना था जी। और गाने से ज़्यादा इजी बात कौन सी होती है बताने के लिए कि दोनों कमाल का प्यार करते हैं जी। और वो गाना वो मार देते थे शिल्पा शेट्टी। और दूसरा गाना वो टाइटल सॉन्ग था। मैं ज़्यादा करके ये ध्यान रखता हूँ कि गाना चालू हो तो कुछ कहानी चालू,
गाने के साथ साथ कहानी बढ़ती रहे। कहानी यानी कहानी भी आगे बढ़ती है, वरना गाना और कहानी का नरेशन रोक लेता है। जी तो मेरी कोशिश ये होती है कि कुछ न कुछ कहानी चालू हो तो निकाल आंखों में कहानी चालू हो। जी तो जी जहाँ जहाँ गाना है वहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा हो, ताकि ऑडियंस का इंटरेस्ट बना रहे। सो सॉन्ग शुड बी पार्ट ऑफ द स्क्रीन, जी। इट इज पार्ट ऑफ द स्क्रीन प्ले, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। या तो फिर बहुत ही सुपरहिट गाना चाहिए कि जो पिक्चर रिलीज के पहले हिट हो चुका है, जी रेडियो पे सुन सुन के लोगों ने यूट्यूब पे हिट किया है तो चलता है। लेकिन प्रिफरेबली गाना में भी एक कहानी होनी चाहिए। अगर कहानी नहीं आए तो फिर गाना काम नहीं करता, लोग बाहर सिगरेट पीने चले जाते। अच्छा। और हर बाजीगर के पहले तो आपने काफ़ी फिल्में ऑलरेडी लिखी हुई थी, लेकिन ऐसी कोई चीज़ है जो आपको लगता है कि ये बाजीगर फिल्म ने मुझे सिखाई, जो ऐसी कोई चीज़ जो बाजीगर लिखते हुए आपने सीखी हो, कोई नई चीज़ जो आपको लिखते हुए मिली हो? बाजीगर लिखते हुए मुझे एक बात बहुत क्लियर कट समझ में आई कि वो जो घर में नौकरों की कास्टिंग अगर मैंने रॉन्ग कर दी हाँ। तो एवरीथिंग वुड हैव फॉलन फ्लैट। अच्छा। तो कास्टिंग कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जॉनी लीवर ने जो रोल किया है और उसको जो सिंपल से जोक्स डिलीवर करता है वो जी सीन्स में, हाँ, और जब जिस तरह से करता है उस तरह से वो हिट होता है। जी जी बाबूजी मर गए, तुम्हारे बाबूजी मर गए, क्यों मर गए? हाँ। बोले पंखा चल रहा था, उनको ठंडी लग रही थी, उन्होंने पंखा बंद कर दिया। अरे पंखा बंद करने से कोई मरता थोड़ी है, वो हेलीकॉप्टर में बैठे हुए। तो ये जोक था। तो वो जो जैसे डिलीवर करता है जॉनी लीवर, कमाल का लगता, तो वो हर जगह पे ऐसा कमाल। तो कास्टिंग एक बहुत जरूरी थी। ऑफ कोर्स कास्टिंग ऑफ अ हीरो हु वाज कन्विंस कि मैं जी, ये रोल कर जी। रहा हूँ। कास्टिंग ऑफ काजोल, शिल्पा शेट्टी की कास्टिंग इसलिए सही थी क्योंकि उसकी पहली पिक्चर थी। जी जी तो एक इनोसेंट लड़की प्यार में सपने देख रही है और दाग मर्डर देख रही है, तो वो सारा सही होगा। तो मुझे एक बात डेफिनेट सीखने मिली कि कुछ भी हो जाए कास्टिंग पे बहुत मेहनत करो कि कौन रोल करेगा। और दूसरा ये कैरेक्टर, अब वो नौकर का कैरेक्टर है, मतलब कोई घर का नौकर के ऊपर क्यों कोई इतना काम करता है, लेकिन इस घर के नौकर के अंदर क्या खासियत है? जी खासियत ये है कि भुलक्कड़ है, और भुलक्कड़ होने का फायदा लिया कहानी में, या तो उसको यूज किया कहानी में, तब जाके कहानी में और ट्विस्ट आया। और ना ही सिर्फ भुलक्कड़ है, उसको इस चीज का एक्सेप्टेंस भी नहीं है कि मैं भुलक्कड़ हूँ, है ना। वो तो सोचता है कि मैं बड़ा तोप हूँ, मैं बड़ा तो हर चीज में उसको आगे आगे करना है। तो और दूसरा एक लेसन तो ये था कि अगर आप कन्विंस हो, मैं कन्विंस था कि ये कहानी वर्क करेगी, तो कन्विक्शन आपका कॉन्फिडेंस उस राइटिंग में जाता है जी और वो उस कॉन्फिडेंस फिर दूसरे लोगों के ऊपर जाता है। आपको आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, इट रब्स ऑफ ऑन अदर पीपल ऑल्सो, इट रब्स ऑफ ऑन द एक्टर ऑल्सो, हीरोज ऑल्सो। सो शाहरुख बिलीव दैट यस दिस कैन बी ए वेरी गुड, इट कैन बी, डायरेक्टर्स बिलीव, प्रोड्यूसर सपोर्ट है, तो और क्या चाहिए। तो सो ऑल ऑफ दैट, वो सब चीजें हुई क्योंकि एक आपको कन्विक्शन था। मुझे कन्विक्शन, सो आप कोई भी अगर पूछे तो उतनी कन्विक्शन से वो कहानी बता सकते थे। हाँ। क्योंकि ये भी सजेशन आया होंगे ना कि थोड़ा इसको माइल्ड कर दो। नहीं वो तो शाहरुख ने कंडीशन रखी थी, इसको कोई माइंड नहीं करेगा तो ही पिक्चर करूँगा। अच्छा हाँ, वो अच्छा, इसका प्रॉब्लम ये हुआ था
कि कोई हीरो पिक्चर करने को तैयार नहीं था, सबने मना कर दिया। सलमान खान, सनी देओल, अक्षय कुमार, सबने कहा यार मर्डर हीरो है, मैं तो नहीं करूँगा, मैं तो नहीं करूँगा। तो गोपाल मस्तान सोचने लगे कि अब क्या करेंगे, पिक्चर कैसे बनाएंगे। तो बोला एक पागल है जिसको मैं जानता हूँ, वो करेगा, शाहरुख। तो बोला सुना उसको, आप डील करो। तो मैंने ठीक है, मैं बात करता हूँ। तो मैंने बात किया, मैंने शाहरुख कहानी सुन ले। तो मेरे को मेरी ऑफिस में आया था, तो मैंने उसको कहानी सुनाई, इंटरवल तक सुनी। उसने बोला मैं पिक्चर कर रहा हूँ। क्या बोल दे जाके, मैं पिक्चर कर रहा हूँ। पिक्चर हाँ हो गई, सब कुछ, पिक्चर शुरू होने वाली थी। 4 दिन पहले फिर बुलाया उसने सबको, प्रोड्यूसर को ले गया, डायरेक्टर को ले गया, सबको ले गया मेरे पास। मेरा तो उन्होंने कहा कि अब क्या है, कहते एक भी चेंज नहीं करेंगे जो रॉबिंदा ने लिखा है उसको, ना आप ग्रे करेंगे, ना उसको कोई मोड़ देंगे या ना कोई रीज़न देंगे। ये कैरेक्टर ऐसे ही रहेगा जैसा रॉबिंदा ने सुनाया है, लिखा है। तो ये मुझे गारंटी चाहिए। तो ये कन्विक्शन था शाहरुख का, जो उसने मेरे से, मैंने कहानी सुनाई तब उसको आया होगा ना। तो ये मैंने कहा ना, रब ऑफ होता है। तो उसकी वजह से आई बिलीव कि कहानी आपके पास कोई भी हो, अगर आप में कन्विक्शन है, आप में कॉन्फिडेंस है कि ये कहानी डिलीवर हो जाएगी अच्छी तरह से, तो यू शुड गो अहेड। थैंक यू रविंदा। वेलकम। और आप किसी को कुछ सवाल पूछे रविंदा से बाजीगर के बारे में? हम एक तो भी आज रविंदा से हम बाजीगर के बारे में बात कर चुके हैं, कल ओंकारा के बारे में बात करेंगे, और फिर परसों एक ओपन Q&A सेशन होगा जिसमें आप बाकी जो भी सवाल है पूछ सकते हैं। बिल्कुल। तो अभी अगर बाजीगर के बारे में कुछ है तो पूछ लीजिएगा जी। दो सवाल थे। माइक अपना नाम बता दो सूरज और इंस्टीट्यूशन बताओ, उसके बाद फिर शुरू। हाँ बोलो। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। माय नेम इज सूरज एंड आई एम फ्रॉम पटना कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी। सो माय क्वेश्चन इज हाउ टू अवॉइड मोनोटोनी, हाउ टू अवॉइड मोनोटोनी इन राइटिंग स्टोरी। सूरज जो पटना कॉलेज से हैं पूछ रहे हैं कि कहानी में मोनोटनी कैसे अवॉइड की जाए। और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा जी। मैम, और एक चीज था कि राइटर्स को कैसे पता चले कि वो मोनोटोनस हो रहा है इन राइटिंग। पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि मोनोटोनस हो रहा है, Yes, ma'am. और फिर उसको कैसे बदलें, उसको कैसे अवॉइड करें। ठीक है रविंदा। देखो सूरज भाई साहब खड़े रहो, मेरी शक्ल देखते रहो, मैं आपकी देखता हूँ। आप जो भी लिखो, जो भी आपने लिखा हो, पहले 5 दिन के लिए उसको बंद कर दो, भूल जाओ। 5वें दिन फिर खोलो और पढ़ो। 90% टाइम आपको मोनोटोनी दिख जाएगी कि अरे यार ये तो बार बार हो रहा है, ये मोनोटोनस हो रहा है। शायद आपको ना दिखे तो 4 अच्छे दोस्तों को बुलाओ कि मैं चाय पिलाता हूँ और एक कहानी सुनाता हूँ, उसको सुनाओ। 4 में से कोई एक बोल देगा कि यार ये बार बार हो रहा है। ना बोले तो फोन उठा के बाहर चला जाएगा, कोई बहाना करके आप में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। ऐसा 4 लोगों के साथ करो, 4 फैमिली मेंबर के साथ करो, आपको कोई ना कोई मुंह पे बोल देगा कि इस कहानी में मोनोटोनी बहुत है, आप उसको दूर कीजिए। मोनोटोनी दूर करने का मतलब ये कि जो चीज़ बार बार हो रही है उसको निकाल दीजिए। सिंपल, बहुत सिंपल कहानी है। और एक चीज सर, जॉनी लीवर साहब ने जो कॉमेडी, जो भूलने वाला जो एक सीन था सर, उसमें वो साइकोलॉजिकल गेस्चर जो था वो आपने दिया था या वो उनका क्रिएशन? नहीं, वो जॉनी लीवर का सोचा है। सर
एक वो एक्टिंग के पैसे लेते हैं ना, तो उनको भी तो कुछ करना चाहिए। तो सर राइटिंग में सपोज जैसे मोहन राकेश जी की जो आषाढ़ का एक दिन नाटक है, वो डायरेक्शन में उन्होंने बकायदा जो बताया था कि बोला था कि आप खुद उसमें कुछ अपना इनपुट नहीं दे सकते। सो एक्टर्स कितने लिबरल हो सकते हैं ड्यूरिंग सीन्स? वो डायरेक्टर के ऊपर आधार है। कोई डायरेक्टर अपने एक्टरों को पूरा छोड़ देता है कि भैया तुम ये सीन परफॉर्म करो, मैं उसके हिसाब से कैमरा लगाऊंगा, शूट करूंगा। और कोई राइटर खीला ठोक के आते हैं कि इससे ज़्यादा और इससे कम बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे। तो ये डिपेंड्स फ्रॉम एक्टर टू एक्टर, और इसमें कौन सच है और कौन रॉन्ग है ये डिसाइड करना हमारा काम नहीं है, ये डिसाइड ऑडियंस करती है। लेकिन दोनों सच है, दोनों रॉन्ग है। एक्टरों को से अगर आपको मैक्सिमम उसका पोटेंशियल निकालना है तो उनको थोड़ा सा खुला छोड़ दो, उनको छूट दे दो कि भाई तुम क्या करोगे बताओ मुझे। और अगर डायरेक्टर कन्विंस है कि मुझे इससे ज़्यादा चाहिए ही नहीं भैया, तुम इतना ही करो, तो फिर डायरेक्टर हाथ में चाबुक लेके बैठता है, बस इसके आगे। तो दोनों सही है और दोनों रॉन्ग है। सो यू डोंट नो विच वन इज राइट और विच इज रॉन्ग। लेकिन मुझे लगता है कि एक्टरों को जितना आप खुला छोड़ दो उतना वो ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेंगे, आपको वो ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। ओके सर, थैंक यू सर।